गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। लगभग 2500, तीसरा पॉइंट, गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। पॉइंट वाइज लिखते जाना तुम लोग। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था उस समय जो है समाज में बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन चल रहे थे। उस समय परिवर्तन करने का मतलब कि उस समय जो है बहुत जीवन लोगों का जो है वो विकासशील की तरफ बढ़ रहा था। विकासित मतलब कहने का मतलब है कि लोग बहुत तेज़ी से विकास कर रहे थे। ठीक है, उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा था। जैसे हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे ना कि महाजनपद जब काल आया उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। कृषि में परिवर्तन हुआ, राजाओं में परिवर्तन हुआ, किला बनवाने लगे, युद्ध के लिए व्यवस्था, सैनिक रखने लगे, अर्थव्यवस्था के लिए वो लोग कर लगाने लगे। तो ऐसे परिवर्तन उस समय आया था। वैसे ही परिवर्तन जो है जब गौतम बुद्ध का समय जन्म था वो महाजनपद के समय लगभग हुआ था ना, तो इसलिए उनके जन्म के समय भी क्या है कि लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे थे, समाज में परिवर्तन हो रहे थे। ठीक, गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में हमको पढ़ना मिलेगा। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास करते थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। ठीक है, तो इसको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो थोड़ा सा नोट करके लिखो, मैं लिखवा दे रहा हूँ कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय जन्म के समय लोगों के जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। नए नए नगर उभर रहे थे तथा गांवों के जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। नए नए नगर उभर रहे थे और गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। थोड़ा तेजी से हम लोग चलेंगे। थोड़ा हिस्ट्री जो है ना बहुत स्लो चल रहा है, एक तरह से बहुत लेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा गौतम बुद्ध के जन्म के समय की स्थिति थी कि समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, बुद्ध लिखो, गौतम बुद्ध क्षत्रिय जाति से थे। हो गया, नेक्स्ट लिखो। उनका जीवन शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित था। ठीक है, उसमें जो क्षत्रिय में बांट दिए गए तो शाक्य एक क्षत्रिय का वो होता है। उनका जीवन शाक्य नामक एक छोटे गण से संबंधित था। ठीक है, अब देखा जाए। ठीक है, आगे हमारा उनके जीवन में क्या हुआ कि वह युवा अवस्था में ही क्या किए थे कि घर से बाहर निकल, कहानी कुछ अलग है। ठीक है, तो कहानी हमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट में बस ये जानेंगे वो युवा अवस्था में जो है गाँव से या अपने घर से जो है वो बाहर निकल गए थे। इसलिए तो अनेक वर्षों तक वे क्या किए, भ्रमण किए। ठीक है ना, विचारकों से मिल करके चर्चा करते रहे। अन्य ज्ञान प्राप्ति के लिए वो स्वयं ही रास्ता ढूंढने का प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने बोध गया, एक बिहार में एक जगह है बोध गया। ठीक है ना, वो उन्हीं के नाम पे बोला जाता है बोध गया में एक पीपल के नीचे, ठीक है, कई दिनों तक तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। लिखो,
गौतम बुद्ध को बोध गया, ब्रैकेट में बिहार लिख लो, बोध गया बिहार में, ब्रैकेट में रहेगा, एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आप लोग से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो आप लोग बताएंगे, अगर जो ऑप्शन में दिया रहेगा सिर्फ जगह का नाम दिया रहेगा तो बोध गया आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अगर वो बोल देगा कि कहाँ हुआ था, स्थान बताएं पूरे तरीके से, तो उसमें अगर पेड़ के किस पेड़ के नीचे हुआ था ऐसे पूछ सकता है, तो ऐसे पूछेगा तो क्या उसका जवाब देंगे, तो पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। ये दो चीज बात समझ में आ रही है। अब आगे लिखो, गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में पहली बार उपदेश दिए। कहने का मतलब है कि वह ज्ञान प्राप्ति उनको हुई थी बोध गया में, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार उपदेश देने का काम जो किए थे। उपदेश मतलब क्या, उनके शिष्य बनने के बाद अपने ज्ञान का जो है दूसरे के शिष्यों के बीच में बांटने का काम किए। तो वह कहाँ किए थे, तो सारनाथ में किए थे। तो गौतम बुद्ध पूछा जाए गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, फर्स्ट जो है उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, तो उपदेश उन्होंने दिया था कहाँ पे, तो सारनाथ में दिया था, वाराणसी के पास में है। जो गया होगा वो जानता होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गौतम बुद्ध की मृत्यु, ऐसे लिखो, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई, जो गोरखपुर के पास में है। तो मृत्यु पूछता है उनका कहाँ हुआ था, महापरिनिर्वाण कहा जाता है उसको। आगे तुम लोग पढ़ने में मिलेगा, अभी कोई जरूरी नहीं है पढ़ने। हाँ बोल रहा हूँ, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। कुशीनगर में हुई। ठीक है, आगे देखो गौतम बुद्ध क्या किए, पूरा उनका जीवन क्या कैसे गुजरा। जब सारनाथ में पहली बार उपदेश दिए थे, उसके बाद वो पूरे देश भ्रमण पर निकले थे, ठीक है ना। हर जगह जाकर वो अपना शिष्य बनाते थे, और शिष्य बनाने के बाद वो क्या करते थे, तो उनको ज्ञान का उपदेश देते थे, ठीक है। तो शिष्य बनाने का शिक्षा दी, उसके बाद उनका जीवन ऐसे शिक्षा देने में गुजर गया पूरा बुद्ध ने। और जाकर के कुशीनगर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के पास, वहाँ उनका जो है अंतिम दिन वहीं पर बीता। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। इसमें कई कहानियाँ हैं गौतम बुद्ध के, कि जब वो उनके शादी भी हो गई थी, उनकी शादी होने के बाद वो घर त्याग किए थे, उनका एक बच्चा भी था राहुल नाम का। तो ऐसे उनकी कहानियाँ हैं। तो कहानियों को हमको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, हम इतना उनके जो फैक्चुअल जो है जो क्वेश्चन बनेंगे जिसपे, वही बस हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, या जो जिसमें दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब वो निकले थे बाहर, तो बहुत चीज़ को नए रूप में देखे थे, यानी उनके लिए नया था। तो उन्होंने देखा कि जीवन कष्टों, ज्ञान जो दिए थे, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ये मतलब जीवन की सत्यता को बताने का उन्होंने प्रयास किया था। और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है, यानी हम ऐसा इच्छा करते हैं, लालसा करते हैं, इसके कारण होता है, ठीक है। या इच्छा लालसा जो होती है हमारी कभी पूरी नहीं हो सकती है। उनका कहने का मतलब ये था, कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनका जो ज्ञान देने का था जीवन के बारे में, वह जो सच्चाई थी उसको वह बताने का प्रयास किए समाज में। मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने बताया कि कभी कभी क्या होती है कि जब हम ये सोचते हैं ये पूरा हो जाता है,
जैसे कोई सोचता है कि ये परीक्षा हमारा सफल हो जाएगा उसके बाद मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ भी हो हमारा कोई अंत नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये चीज़ हमारा लालसा है कि ये चीज़ बन गए उसके बाद फिर जीवन में ना, ऐसा नहीं बात है कि आगे फिर वह स्ट्रगल बढ़ता जाता है उस जीवन में जब जाएंगे, हाँ, तो फिर उसमें भी हमको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे उनका जीवन का सत्यता को बताने का उन्होंने प्रयास किया था। अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं, ठीक है ना। सीधी बात है कि जब जिसको कुछ मिल जाता है तो फिर वो आगे और पाने की कोशिश या प्रयास करता रहता है, ठीक है ना, उन्होंने ये बताया था। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृषा कहा था। चलो लिखो, गौतम बुद्ध अपनी शिक्षा में जीवन की सत्यता को बताने का प्रयास करते थे। वे कहते थे कि जीवन कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, आगे नोट करो। गौतम बुद्ध लिप्सा मतलब होता है कि हम लालसा करते हैं, वो पूरा हो जाता है, फिर हम आगे जो है संतुष्ट नहीं होते हैं, उस शब्द को लिप्सा शब्द प्रयोग करते हैं कि इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। ठीक है, क्या कहा है? तृष्णा कहा है। उन्होंने लोगों को दयालु, लिखना नहीं है, उन्होंने लोगों के दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का जीवन भी आदर करने की शिक्षा दी। नोट करके लिखो कि गौतम बुद्ध लोगों को दयालु होने की शिक्षा दिए, फिर लिखो, गौतम बुद्ध मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो मनुष्य हैं वह मनुष्य का तो आदर करते ही हैं या करते रहें, लेकिन जानवरों के भी क्या है, जानवरों का भी आदर करना चाहिए। हो गया, तो आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है कि वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। कहते हम लोग महाभारत जब गीता हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी हमको पढ़ने को मिलेगा, कर्मों का फल अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, वो तो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। उन्होंने जो है जितने गीता की बातें हैं उसी को उन्होंने बताया था समाज में जाकर के, लेकिन अपने हिसाब से बताए थे। तो जैसे उन्होंने बताया था कि कर्म का फल बुरा हो या अच्छा, हमको अपना कर्म करना चाहिए। ठीक है ना। बुद्ध ने अपनी शिक्षा का सामान्य लोगों की प्राकृत, लिखो, बुद्ध उस समय प्राकृत भाषा चलती थी। बुद्ध अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत भाषा, ये संस्कृत से भी पुराना भाषा है, प्राकृत भाषा में दी। तो पूछेगा कि बताओ कि गौतम बुद्ध जो है अपनी शिक्षा किस भाषा में दिए थे, तो क्या होगा? प्राकृत भाषा होगा। ठीक है, हाँ, लोगों की भाषा मतलब आम जन जो है उस समय प्राकृत भाषा बोलते थे, इसीलिए वह प्राकृत भाषा में दिए थे। क्या लिखे कि अपना शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दिए, सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत भाषा में दिए। बात समझ में आ रही है कि उस समय जो है लोग प्राकृत भाषा को जो है समाज में प्रचलित थी, तो वह प्राकृत भाषा में ही शिक्षा देते थे कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है?
तो उनका यही ध्येय था। वेद की रचना पढ़ाया था तुम लोगों को, किस भाषा में किया गया था? किस भाषा में किया गया था, याद है किसी को? सही में देख के बताना कब। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा क्या। देखो ये सारनाथ का जो है, जो बौद्ध स्तूप कहा जाता है, ठीक है, सारनाथ स्तूप के नाम से जाना जाता है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर गौतम बुद्ध अपना सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। इसी घटना की स्मृति में यहाँ पे स्तूप का निर्माण किया गया था। अध्याय 11 में इसके बारे में हमको पढ़ना है। किस्सा गौतमी की, ठीक है। गौतमी जो है वह गौतम बुद्ध के माता नहीं थी, लेकिन वह उनकी मौसी थी जो इनको पालने के काम की थी, ठीक है ना। देखो यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया और इस बात से इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर के सड़कों में घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। ये कहानी है, कहानी को सुन लो। जीवित करते यह भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला करके दो, मैं तुम्हें पुत्र के जीवित कर दूंगा, ठीक है ना। वो कहते थे गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध के पास वो आए कि हमारा बच्चा जो है जिंदा हो जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बताया, जीवन की सच्चाई बताने के लिए उन्होंने बोला कि एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उन्हें रोका। कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया था कि आप इस घर से, ऐसे घर से लेकर आओ कि जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। मतलब कहने का मतलब है इनका था कि कोई जो यहाँ धरती पर आया है वह उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। ये समझाने के लिए वह ऐसा प्रयास किए थे। तो किस्सा गौतमी जो थी वह पूरे समाज में, देखो, मृत्यु न हुई हो, ठीक है ना। किस्सा गौतमी जो है वह दरवाजे दूसरे दरवाजे, मतलब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे सभी जगह जाकर के घूम ली। कहीं उनको ऐसा ना मिला कि जिनके घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई हो, ठीक है ना। मृत्यु हुई मतलब किसी के पिता, किसी के माता, किसी के बहन, किसी के भाई, किसी के बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, किसी न किसी की तो मृत्यु हुआ ही है, ठीक है ना। तो इसलिए उनको एक मुट्ठी सरसों कहीं नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? कि कोई ऐसा घर ही नहीं था जिनके घर पे कोई ना कोई कुछ साल पहले हो गया या कुछ वर्षों पहले हो गया किसी ना मृत्यु हुई हो, ठीक है ना। तो इसके बाद उनको बहुत दुखी हुआ। शिक्षा देने का प्रयास ये कर रहे थे। क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? शिक्षा देने का ये प्रयास कर रहे थे कि जीवन जो मिलेगा उसकी मृत्यु होना निश्चित है। बात समझ में आ रही? इतनी बात आप लोगों को। तो आगे है उपनिषद पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। उपनिषद जल्दी नोट कर लो, हेडिंग डालो उपनिषद। अब देखो उपनिषद में क्या है कि जिस समय गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? गौतम बुद्ध जो काम कर रहे थे समाज में, ये भी ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, अपने ज्ञान जो प्राप्त उनको हुई थी, ठीक है। उसी समय या उससे पहले कुछ और लोग भी थे जो कि ऐसा काम कर रहे थे, ठीक है ना। नए चिंतक, मतलब अपना नए चिंतन करने का मतलब क्या हुआ कि वो भी अपना ज्ञान जो है किसी न किसी रूप में समाज में पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, ठीक है ना। मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। उपनिषद में हमको ये मिलेगा कि यज्ञ के बारे में जानने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। हमारे जीवन के मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में ये लोग जानने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है ना। उपनिषद, इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में सिर्फ वो क्या बता रहे थे कि जीवन है तो मृत्यु होगी, बस उतना तक वो सीमित थे गौतम बुद्ध। लेकिन उपनिषद में क्या था, उससे आगे बढ़ के था कि हमारे जीवन में यज्ञ जो होता है, यज्ञ हम करते हैं, पूजा पाठ,
उसमें उसकी योग्यता उपयोगिता क्या है हमारे जीवन से, ठीक है, इसको जानने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। मृत्यु के बाद बचा रहता है, उन्होंने वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया, ठीक है। तो जो उपनिषद के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, आत्मा शब्द एक हम लोग को प्रयोग करने को मिल रहा है। आत्मा शब्द जो है उन्होंने इसका वर्णन, आत्मा किसका वर्णन, अधिकांश चिंतकों को यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई है, जो कभी मरता नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो कभी मरता नहीं है उसको वो आत्मा शब्द प्रयोग किए, जिसकी कभी मृत्यु न होती है उसको लोग आत्मा प्रयोग किए, तथा जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, नोट करो नोट करो, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है उसे उपनिषदों के चिंतक आत्मा तथा ब्रह्म शब्द के रूप में वर्णन किया। कोई दूसरा बोल दे, अनुष्का बोल दो तो। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उत्तर वैदिक काल जब हम पढ़े हैं ना, उसमें भी हमको उपनिषद के बारे में, या उसमें जो ग्रंथ थे उसमें हमको उपनिषद ग्रंथ जो है मिलने का ही हिस्सा है। हो गया, उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। लिखो उपनिषद के शाब्दिक अर्थ लिख लो, उपनिषद के शाब्दिक अर्थ लिखो, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद के शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना। ठीक है। अब देखो उपनिषद जो हम बताया था ना कि गुरुकुल जो व्यवस्था थी हमारे समय, उसमें भी उपनिषद वेदों की जो बारे में बहुत चर्चाएं होती थी, पढ़ा जाता था उसमें, आज भी पढ़ा जाता है लेकिन पहले से कम हो गया है, ठीक है ना। तो इन ग्रंथों में जो है अध्यापकों और विद्यार्थियों से बातचीत का संकलन, गुरुकुल व्यवस्थाएं जो थी उसमें पढ़ने का जो तरीका होता था वो बहुत कुछ अलग होता था। जैसे मान लो कोई 6 क्लास में पढ़ रहा, उदाहरण में समझा रहा हूँ, वो 6 क्लास में पढ़ रहा है, तो इतना वो क्षमता रखता था कि 5 क्लास के अपने मतलब जूनियर को 5, 4, 3 जो नीचे हैं उनको वो समझा सके, बता सके, ठीक है। ऐसा इस बार आप स्कूल में देखोगे उन्होंने प्राकृत भाषा में इसीलिए उपदेश दिया था कि आम जन की भाषा थी, उसमें हिंदी नहीं था, ठीक है ना। तो प्राकृत भाषा थी, इन्होंने प्राकृत भाषा में इसलिए ज्ञान दिए थे कि लोगों के आम जन की भाषा है, वो लोग समझ पाएंगे अच्छे से, फिर आगे समझा भी पाएंगे, किसी को बता भी पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। हमको जब ज्ञान हमको मिल गया, हमको जानकारी हो गई किसी के, वो आगे हम फिर दूसरे को समझा सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो आम जन की भाषा में क्या करते थे, बताते थे। आज भारत सरकार क्यों हमारी जो मातृभाषा है उसमें प्रयास कर रही है कि स्टडी हो। देखो बीच में आईआईटी की पढ़ाई भी अब शुरू होने वाला है, कई जगह चालू भी हो गया हिंदी में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंग्लिश से दुश्मनी रखना है, मेरा कहने का मतलब है कि भारत से दोनों में अपने को कंफर्टेबल बना के रखना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ कोर्ट पे जो है, मैं थोड़ा सा हिंदी भाषी से हूँ शुरू से, इंग्लिश से मेरा दुश्मनी है, मैं ऐसा नहीं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं दुश्मनी रखता हूँ उससे। इंग्लिश भाषा जो हमारी भारत की भाषा नहीं है, तो मैं उससे थोड़ा सा मैं परहेज करता हूँ, कोशिश करता हूँ परहेज करने का। लेकिन अब यहाँ मजबूरियाँ भी हैं तो उसको मैनेज करना पड़ता है हमको दोनों चीज़ में। लेकिन बहुत लोग जो है शुरू से इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए हुए हैं, ठीक है, उन लोगों को बहुत चीज़ जो है ना टर्म समझ में नहीं आता है। मैं यहाँ देखता हूँ कि वो लोग मतलब समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को। अब रट कर आए हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में है मैक्सिमम ऐसी रटन विद्या चलती है, तो रट कर आ गए हैं, रट कर पास कर लिए हैं, यहाँ लॉ भी पास कर लिए हैं, फिर यहाँ आए तो यहाँ समझने वाली बात है, क्योंकि समझाना पड़ता है, जज के सामने जाओगे तो बताना पड़ेगा ना उस चीज़ को। अब सभी केस में स्टडी, अब गाँव के केस उठाओगे, समाज के केस उठाओगे, तो समाज तो तुमको हिंदी में इंग्लिश में बात या लैंग्वेज की नहीं रहेगी ना, वो तो समझाएगा अपनी भाषा में, तो तुमको भी उसी भाषा में कहानी करके बताना होगा। अब रटन विद्या उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझाने लगो जज को, तो वो जज भी नहीं समझ पाएंगे, तुम समझ पाओगे।
तो ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए अपने को ना दोनों भाषा में अपने को मजबूत करना पड़ता है। ठीक है, संस्कृत भी कम से कम इतना समझ होनी चाहिए कि हम कभी पढ़ें तो उसको जानकारी हो। अभी संस्कृत का भी मैं देखूंगा तो क्लास में लूँगा। ठीक है, बहुत चीज़ मैं टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मैं टाइम का बहुत इशू हो रहा है, इसीलिए मैं बहुत परेशान टाइप का दिख रहा हूँ। अब देखो कल मैं क्लास लेना चाहता